RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। परमाणु संरचना चैप्टर की थ्योरी का आखिरी पॉइंट आज हम लेकर आपके सामने आए हैं, आखिरी टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, जिसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के प्रकार या तत्वों का वर्गीकरण। आपकी आवर्त सारणी में अभी तक लगभग 117 तत्व हैं। आवर्त सारणी का चैप्टर आपका नेक्स्ट है, उसकी थ्योरी जब आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी तो वहां पर भी आप विस्तार पूर्वक उनके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि इस चैप्टर में हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है, एक बोहर का 2n स्क्वायर नियम था और एक ऑफ-बाउ प्रिंसिपल था, ऑफ-बाउ सिद्धांत था, जिसके अनुसार हमने आपको तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की जानकारी दी थी। और उम्मीद करते हैं कि आप उस बात को समझ भी गए होंगे, जिसमें आपका 2, 8, 18 और 32 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है और यहाँ पर 1s, 2s, 2p, 3s आदि के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाया गया था। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आज हम आपको विभिन्न प्रकार के तत्वों के बारे में बताएंगे, जैसे कि आपका अकीरीय तत्व होता है। अकीरीय तत्व किसे कहते हैं, किस प्रकार से उनकी पहचान की जा सकती है। एक होता है आपका सामान्य या निरूपक तत्व, इसके बारे में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कैसे जानकारी मिलेगी। एक होता है आपका संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व एक आंतरिक संक्रमण तत्व होता है, आंतरिक संक्रमण तत्व। और इसी के साथ आपका एक होता है अनुचुंबकीय और एक होता है प्रतिचुंबकीय तत्व। ये अनेक प्रकार के तत्व हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। तो 2, 4 और 6 प्रकार के तत्व आज हम आपको विद एग्जाम्पल इनकी व्याख्या करके लेकर चलेंगे। तो आइए एक एक करके अब हम इनको लेकर चलते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है आपका अकीरीय तत्व। अकीरीय तत्व यानी इनर्ट गैसेज, इनर्ट गैस इनको कहा जाता है, अकीरीय गैस इनको कहा जाता है। जैसे आपका हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। अब इनकी परिभाषा हम किस प्रकार लिख सकते हैं, किस प्रकार बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाहरी कक्षा पूर्ण होती है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उन्हीं तत्वों को अकीरीय तत्व या अकीरीय गैसें कहा जाता है। फिलहाल वैसे इन्हें अकीरीय गैसें न कहकर उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है। तो हीलियम को छोड़कर बाकी सभी जो भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं, उन तत्वों की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे हीलियम को देखें तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें तो परमाणु क्रमांक होता है इसका 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 या 1s2, 2 या 1s2, क्योंकि पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा तो होती नहीं, तो इसकी बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन हीलियम के बाद अगर हम नियोन की बात करें, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 और 8, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। या हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 के रेस्पेक्ट में करें तो भी 2 और 6 और 2 8 हो जाएंगे यहाँ पर। नियोन के बाद हम आर्गन को लेकर चलें 18, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 8, बाहरी कक्षा में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए हम लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6, इसके बारे में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हम एक बात और कह सकते हैं कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np6 होता है, उन तत्वों को अकीरीय तत्व, इनर्ट गैस, अकीरीय गैस, उत्कृष्ट गैस आदि कहा जाता है। और एग्जाम्पल के रूप में आप इन सभी के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यहाँ देख लीजिए n आपकी होती है कक्षा संख्या, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर 2, 2, 3, 3। इसको इस प्रकार से इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, इसको 1s2, 2s2, p6। तात्पर्य ये है कि दूसरी कक्षा में भी आपके 2 s2 हैं और एक ये p6 है, यहाँ 3s2, 3p6 इसको माना जाएगा। आप अलग अलग करके भी इसको लिख सकते हैं। तो आर्गन के बाद क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन आदि जो है उनके एग्जाम्पल आप लोग करके देख सकते हैं। दूसरा आपका आता है सामान्य या निरूपक तत्व। निरूपक, सामान्य तो आपका नॉर्मल होता ही है, लेकिन निरूपक
रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट करने वाले। अब ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं, क्यों इनको निरूपक कहा गया वो बाद में, लेकिन पहले इनकी परिभाषा। वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर केवल बाहरी कक्षा अपूर्ण होती है, बाकी अंदर की सभी पूर्ण होती हैं, उन तत्वों को ही सामान्य तत्व, निरूपक तत्व आदि कहा जाता है। और आवर्त सारणी में इनको सभी को वर्ग, उपवर्ग ए में रखा जाता है। जो उपवर्ग होता है उसमें ए उपवर्ग के कुछ तत्व, नेक्स्ट चैप्टर में आप इसके बारे में और थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि उनको उपवर्ग ए में रखा जाता है। उन्हीं तत्वों को सामान्य या निरूपक तत्व कहा जाता है। अब इनको निरूपक क्यों कहा गया? भाई निरूपक, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? जो रिप्रेजेंट करता है, जो प्रदर्शित करता है अपने सभी तत्वों के अनुसार सामान्य गुण। यानी ये तत्व जो है पूरी पीरियोडिक टेबल के तत्वों के सामान्य गुणों को निरूपित करते हैं, इसी कारण इनको निरूपक तत्व भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, बहुत सारे हैं। सोडियम को देख लीजिए, इसका परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 1, केवल बाहरी कक्षा, क्योंकि अंदर वाली में 8 आ गई, पूरी हो गई। इसके बाद हम फास्फोरस को देखें 15, तो ये हो जाएगा 2, 8 और 5, अभी भी केवल बाहरी कक्षा ही पूर्ण है। हम कैल्शियम की बात करें 20, तो ये 2, 8, 8 और 2, अभी भी केवल बाहरी कक्षा अपूर्ण होती है, क्योंकि बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए अष्टक नियम के अनुसार, पहले बताया जा चुका है आपको, तो वो कक्षा पूरी मानी जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर कक्षा अधूरी है, कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपूर्ण मानी जाएगी। तो जिन तत्वों की केवल बाहरी कक्षा अपूर्ण होती है उन्हें सामान्य निरूपक तत्व कहा जाता है और इन्हें उपवर्ग ए में रखा जाता है। उपकोषों जो एसपीडीएफ हैं, इसके अनुसार भी आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया जाता है। आवर्त सारणी आपकी कुछ इस प्रकार की होती है और 2 खाने इसके नीचे बने हुए हैं 2 लाइन के रूप में। तो यहाँ पर जब इन तत्वों को रखा जाता है तो इस पहले खाने में केवल वे तत्व आएंगे जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एस पर खत्म होता हो। यहाँ में आएंगे जिनका पी पर खत्म होता है, जैसे अभी NH2P6 आया था। यहाँ में खत्म होंगे जिनका डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समाप्त होते हैं, जिनके लास्ट में जैसे 3D6, 3D5, 3D4 वगैरह आता हो। अब यहाँ पर जो आएगा वो F के साथ। तो इस आधार पर इन पीरियोडिक टेबल में तत्वों को S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक के तत्वों के रूप में बांटा जा सकता है। अब उसी आधार पर जो ये और ये उपवर्ग हैं, ये होते हैं ए उपवर्ग के। यहाँ ये जो बी ब्लॉक के तत्व हैं ये होते हैं बी उपवर्ग के, और इनका कोई वर्ग उपवर्ग आदि नहीं होता। और जो आपके अकेरिया तत्व होते हैं वे यहाँ बिल्कुल एंड में, पीरियोडिक टेबल के एंड में रखे जाते हैं। इस आवर्त सारणी का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में ही करेंगे। तो जो आपके सामान्य तत्व होते हैं ए उपवर्ग वाले तत्व, इनको हम एस और पी ब्लॉक के तत्व भी कह सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट आता है संक्रमण तत्व। संक्रमण, जिसको कि इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन कहीं का होता है। अब इनकी परिभाषा के अनुसार अगर देखें तो इनकी बाहरी 2 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं। बाहरी 2 कक्षाएं अपूर्ण। तो इन तत्वों को देखें, अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, जैसे आयरन को देख लें, Fe 26 होता है, 2 और फिर 8 और फिर उसके बाद 14 और फिर 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। बाहरी कक्षा में 8 नहीं है, अंदर वाली में 8, 18 भी नहीं है, न तो 8 है न 18 है, तो इसलिए अंदर वाली भी अपूर्ण, बाहर वाली भी अपूर्ण। तो 2 कक्षाएं अपूर्ण होने के कारण इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आभाव के अनुसार लिखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2 और 3d6 के रूप में यहां पर आ जाएगा। तो अगर हम इनका इस रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर देखें तो जिन तत्वों की बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2 और N-1D1 से 10 के रूप में आता हो तो उन तत्वों को ही हम संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर संक्रमण का एक्चुअल में मतलब क्या है, तो वो जो आपको क्रोमियम का अपवाद बताया था, क्रोमियम में देखिए जब आता है यहाँ 4s1 और 3d5 आ जाता है, बाकी सभी में यहाँ 4s2 रहेगा,
लेकिन क्रोमियम में 4s1 आता है। उसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है इन आपसी कक्षाओं में, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, तीसरी डी से आपका 4s में या 4s से 3d में जंप कर सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है, संक्रमण कर सकता है। इसी कारण इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम आंतरिक संक्रमण तत्व की बात करें तो आंतरिक संक्रमण तत्व में वे तत्व आते हैं जिनकी बाहरी 3 कक्षाएं अपूर्ण होती हैं और इनको लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से जाना जाता है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से इनको जाना जाता है। जो आवर्त सारणी के सबसे नीचे 2 खाने हैं, 2 लाइनें आपकी बनी हुई है, उनमें इन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को रखा जाता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 58 से 71 तक और इसका होता है 90 से 103 तक। दोनों श्रेणियों में आपके 14 तत्व रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण इस प्रकार से कर सकते हैं। अभी आपके 2 प्रकार के वर्गीकरण और बचे हुए हैं, लेकिन उनमें हम हुंड के नियम का प्रयोग करेंगे। एक आपका आता है प्रतिचुंबकीय तत्व, प्रतिचुंबकीय तत्व जिसको कहा जाता है डाईमैग्नेटिक एलिमेंट्स। डाई केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोनो, डाई, ट्राई यानी 2। डाई का मीनिंग होता है यहाँ पर 2। तो यहाँ अब 2 हैं क्या? अभी जैसे मैंने कहा है कि इनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और हुंड के नियम के आधार पर समझा जा सकता है। तो वे तत्व जिनके प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों, कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब जोड़ा, युग्म यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों, उन्हीं तत्वों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ या डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक तत्व कहा जाता है। अब जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम इसका लेकर चलें, हम नियॉन को ही ले लें, परमाणु क्रमांक होता है 10। इसको अगर देखें तो 1s2, 2s2, 2p6 ये आ गया। अब यहाँ s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p 3 प्रकार का होता है तो p हमने 3 प्रकार का बना दिया, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा है, युग्म है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए नियोन आपका कैसा तत्व है? प्रतिचुंबकीय। मैग्नीशियम को ले लीजिए, मैग्नीशियम है 12, 1s2, 2s2, 2p6 और उसके बाद 3s2 आ जाता है, 12 में आ जाएगा। यानी 1s2, 2s2, 2p6 और 3s को देखें तो 3s में भी आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गया। तो जिन तत्वों के प्रत्येक कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हीं तत्वों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, प्रतिचुंबकीय तत्व कहा जाता है। और नेक्स्ट आपका आता है अनुचुंबकीय तत्व जिसको पैरामैग्नेटिक एलिमेंट कहा जाता है। तो ये पैरामैग्नेटिक, जैसे देखिए यहाँ अनुचुंबकीय, अनुदिश यानी जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। प्रतिचुंबकीय तत्व चुंबक से दूर की ओर भागेंगे, अनुचुंबकीय तत्व चुंबक की ओर को आकर्षित होंगे। तो जैसे प्रतिचुंबकीय तत्व में था इलेक्ट्रॉनों का युग्म, जोड़ा। अब प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के कारण, चक्रण के कारण उसका कुछ न कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, यानी चुंबक के द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण होता है। तो अगर एक दक्षिणावर्त घूम रहा है तो दूसरा हमारा वामावर्त, यानी एक का चुंबकीय गुण अगर प्लस का है तो दूसरे का माइनस का होगा। इस कारण दोनों एक दूसरे के चुंबकीय गुण को समाप्त कर देते हैं और यहाँ पर ये चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित हो जाएंगे। लेकिन जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन तत्वों को अनुचुंबकीय तत्व कहा जाता है। जैसे सोडियम है 11, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। s में केवल एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है, ये सभी आपके युग्मित है। आयरन है, Fe लोहे को ही ले लीजिए, इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6 होता है। डी हमारा होता है 5 प्रकार का, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6, ये सभी 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में होने के कारण इनको क्या कहा जाएगा? अनुचुंबकीय तत्व
कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन तत्वों का वर्गीकरण कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का वर्गीकरण समझ भी आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, जैसे चाहे आप उससे पूछ सकते हैं। इसके बाद अब आपके इस चैप्टर परमाणु संरचना की थ्योरी तो हमारी कंप्लीट हो गई। बाकी बचे हैं इस चैप्टर के पाठ्यनीति प्रश्न और अभ्यास के प्रश्न जो कि एनसीईआरटी की बुक में आपके दिए गए हैं। इससे अलावा हम किसी रिफ्रेशर का प्रयोग नहीं करते, आपके सामने हम केवल एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन आंसर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो उन क्वेश्चन आंसर के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव हमारे साथ शेयर यानी साझा करते रहिए। जैसा आपको अनुभव होता है आप उसी प्रकार से कहिए। अगर इस चैप्टर में कहीं भी जितनी वीडियो हमने आपके सामने प्रस्तुत की हैं, फिलहाल, बाद में, आगे कभी भी कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।